हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। हमारी डेली क्लास शाम 7 बजे गूगल मीटिंग पर होती है, जिस पर आप लोग अगर जुड़ना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो अपना क्लास नाम और एड्रेस के साथ। उसके बाद आपको प्रॉपर एक ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, उसके जिसके साथ आप लोग डेली आपको गूगल मीटिंग की लिंक मिल जाएगी और आप लोग लाइव क्लास उसके साथ गूगल मीटिंग पर जुड़ सकते हो और आप क्लासेस कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब पर भी ये क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, तो आप यूट्यूब से भी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग अगर कमेंट करते हो तो हो सकता है रिप्लाई देने में टाइम मिल जाए, लेकिन वहाँ आप लोग अपना डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने वॉइस अपने क्वेश्चन जो भी डाउट रहते हैं आसानी से क्लियर करवा सकते हो। तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिए अपना नाम एड्रेस के साथ और क्लास के साथ। उसके बाद आप लोग डेली शाम 7 बजे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था, कल भी अगर क्लास जिन लोगों ने की होगी उन्हें पता होगा, नहीं है तो आज फिर से करते हैं। इस क्लास में हम टोटली रिवीजन कर रहे हैं जिन चीज़ों को। कल मैंने थ्योरी बेस्ड रिवीजन कराया था, लेकिन आज जो हम पूरा रिवीजन करेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी एमसीक्यू सॉल्व करते हुए अपनी थ्योरी भी क्लियर करते चलेंगे। तो जो हमारा ये सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर में अम्ल क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले अम्ल चीजें, अम्ल इस टॉपिक में अगर पढ़ना क्या था तो वो देखिए हमने ओवरऑल, जैसे हमने कल क्लास कराई थी। तो इसमें चैप्टर में जो मुख्य चीजें थी वो हमारी इधर से थी। इस चैप्टर में जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने थे, अम्ल पढ़ने थे, क्षार पढ़ने थे, लिटमस पढ़ने थे, न्यूनीकरण यानी उदासीनीकरण होता है, कुछ यौगिक महत्वपूर्ण थे जैसे बेकिंग सोडा हो गया, धुलाई का सोडा हो गया, पीओपी हो गया और ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अगर अम्ल की बात तो पीएच मान हो गया, जिसमें अम्ल, क्षार और उदासीन पहचान होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन्हें डिटेल में कल रिवीजन कराया था, आज एमसीक्यू के थ्री से भी इनका रिवीजन कराते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? हमें चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है NOH, कॉमा VHCl है। ऑप्शन सी में KOH है। ऑप्शन डी CaOH का होल ट्वाइस है। तो जिन लोगों ने भी कल की क्लास देखी है, तो आप लोग ऑलरेडी आपको पता है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। चाहो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। आपको साइड से स्क्रीन खोल के देखोगे तो आपको साइड से कमेंट के भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप लोग अपने आंसर भी कमेंट कर सकते हो। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। हाँ, अगर जिन लोगों को भी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आपको ऑप्शन करेक्ट पता आंसर क्या होगा, तो प्लीज आंसर बताओ फर्स्ट का क्या होगा आंसर। इसमें पूछा गया है निम्न में कौन सा अम्ल है, यानी चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर होगा। आप लोग अगर नहीं बोल के बता पा रहे हो तो आपको कमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, साइड में देखोगे तो कमेंट का भी ऑप्शन होगा, वहां से आप लोग कमेंट कर सकते हो। जैसे रॉकी का मैसेज आया है, आंसर इन्होंने बताया ऑप्शन बी यानी KCl सही है। चलिए मैं आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें होगा क्या, जैसे हमसे पूछा गया अम्ल, तो अम्ल की पहचान क्या होती है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखो अम्ल की पहचान क्या होती है? वे पदार्थ जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो पहचान कैसे करोगे कि जिनमें भी H पॉजिटिव आयन निकल रहा होगा वो हमारे क्या होंगे, सभी अम्ल होंगे। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल देखोगे तो इसमें क्या है, Na पॉजिटिव होता है लेकिन OH निगेटिव होता है, तो यहाँ OH निगेटिव निकल रहा है। इधर देखोगे तो H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, इधर देखोगे तो OH निगेटिव है, इधर देखोगे तो OH निगेटिव है। तो इन चारों ऑप्शन में हमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो कैसा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है। इन सभी में अगर देखोगे तो एक यही ऑप्शन है हमारा जो एच पॉजिटिव आयन दे रहा। अदर इसमें देखो OH निगेटिव है, इसमें भी OH निगेटिव है, इसमें भी OH निगेटिव है। तो इसकी पहचान क्या है कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, तो भाई हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HCl। अगर प्राचीन काल की ये जो थ्योरी दी है ये आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार है। वैसे अगर इसका करेक्ट आंसर देखोगे तो क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों, खट्टे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल। लेकिन जैसे अब इधर लिखा है आपका HCl, तो HCl को तो पढ़ के नहीं बता सकते हो कि ये अम्ल है या क्षार है, नहीं तो हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इसमें आर्हेनियस सिद्धांत देखना होगा। इसमें क्या हो, H पॉजिटिव आयन निकल रहे हो तो वो हमारे क्या होंगे, अम्ल। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच लगभग कितना होता है। हमसे पूछा गया है कि जो नींबू का रस होता है उनका पीएच कितना होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए 12 है, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। अच्छा, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो नींबू होता है, नींबू का स्वाद कैसा होता है। अगर नींबू के स्वाद की बात की जाए तो नींबू स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इतने से तो हमें पता चल रहा है कि नींबू कैसा है, खट्टा है। और हमें पता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अम्ल हैं। क्योंकि मैंने कल एक टेबल यानी सारणी बनवाई थी जिसमें अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। तो देखो सिंपल सा है, इधर देखिए, ये हमारा हो गया 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस प्रकार से हमें जो सीरियल में चलते इधर हो जाएगा हमारा 1, 2, एक सेकंड, इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इधर पॉइंट लिख देते हैं, इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलरेडी है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हमारे जो पॉइंट दिए गए ये क्या है, एक टेबल को दर्शाते हैं जो स्टार्ट हमारी 0 से लेकर के 12 तक जाती है। तो देखो जो भी पदार्थ 1 से लेकर के, जिनकी 0 से लेकर के 7 के बीच में पीएच मान आएगा, वो सभी हमारे क्या होंगे, अम्ल। क्या होंगे, अम्ल। और जिनकी 7 से लेकर के 14 के बीच में पीएच मान रहेगा वो हमारे सभी क्या होंगे, क्षार। और 7 नंबर पर जो आता है वो हमारा कैसा होता है, उदासीन। उदासीन। और याद रखना जो 7 नंबर पर आता है वो हमारा क्या होता है, जल। 7 पीएच जो मान होता है वो किसका होता है, जल का होता है। जल का शुद्ध जल का मान कितना होता है, पीएच यानी 7 होता है। तो जल ना तो ही हमारा खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है। तो चीजें याद रखनी है, जो 0 से लेकर के 7 के बीच में जिनका पीएच मान आएगा वो सभी हमारे क्या होंगे, अम्ल होंगे। और अगर 7 से 14 के बीच में आ रहा है तो क्षार होंगे। और अगर 7 है तो 7 सिर्फ जल का ही होता है, या 7 और किसी का भी निकलता है तो वो कैसा हो जाएगा, उदासीन। तो हमसे इधर पूछा गया था, यानी नींबू के रस का पीएच लगभग कितना होता है। तो हमें इतना तो पता होता है कि नींबू कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो खट्टा होगा तो मतलब इतना क्लियर है कि 7 से कम होगा। 7 तो नहीं होगा क्योंकि 7 जल का होता है। 12 कड़वा हो जाएगा यानी क्षार में चला जाएगा। 10 भी क्षार में चला जाएगा। तो ऑप्शन हमारे एक ही बचते हैं, ऑप्शन 2। तो यानी नींबू के रस का पीएच मान कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमसे पूछा गया है अम्ल पानी में घुलकर कौन सा आयन देते हैं। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि अम्ल जल में घुलने पर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि अम्ल जब पानी के साथ घुलते हैं तो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन। आगे देखते हैं, ऑप्शन 4 में क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल लिटमस को नीला कौन करता है। ऑप्शन में अम्ल, आधार, लवण तथा पानी। आप लोग कमेंट करके बताइए। ये इंपॉर्टेंट भी है, टॉपिक में आते हैं, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। जैसे नीला लिटमस को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, तो ये अम्ल या क्षार में से कौन सा हो जाएगा इसका।
आप लोग अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। देखो दो ही चीजें होती है, एक अम्ल होते हैं हमारे और क्षार होते हैं। अम्ल और क्षार। जो रेड रेड से किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? ब्लू में, वो हमारे क्या होते हैं? अम्ल। और जो ब्लू से किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? रेड में, वो हमारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो याद रखना, लाल लिटमस को अगर नीला कर रहा है तो वो हमारे अम्ल हो जाएंगे, और नीले लिटमस को अगर रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? क्षार हो जाएंगे। आगे देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमसे पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर काम से रासायनिक सूत्र पूछा गया, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए NaSCO3, ऑप्शन बी है CaO Cl2, ऑप्शन सी में दिया गया है Na2CO3, ऑप्शन डी है CaCO3। तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? CaO Cl2। ये हमारा क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। देखो, मैंने कल की क्लास कराई थी, तो कल की क्लास में बताया था जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, इनमें हमें महत्वपूर्ण जो चीजें याद रखनी होती है, इनमें से क्या रखना होता है? फर्स्ट हमें इनका क्या रखना होता है? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम व सूत्र। दूसरा अगर हमें याद रखना है तो इनके उपयोग याद रखने हैं। और थर्ड अगर पूछा जाएगा तो निर्माण विधि पूछी जाएगी। क्या? निर्माण विधि। जैसे तुम्हारा पीओपी हो गया, या ब्लीचिंग पाउडर हो गया, या कास्टिक सोडा हो गया, या धावन सोडा हो गया, या व्यंजक चूर्ण वगैरह हो गए। तो इनमें की अगर चीजें जो पूछी जाती हैं उनमें तो सिर्फ तीन ही चीज आती है, तो रासायनिक नाम सूत्र पूछ लेगा, या उपयोग पूछे जाए, या फिर निर्माण विधि। तो हमसे पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaO Cl2। अगर इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या हो गया हमारा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। और अगर इसके सूत्र की बात तो की जाए तो सूत्र क्या हो जाएगा? CaO Cl2। उसके बाद अगर इसके उपयोग पूछे जाएं तो उपयोग भी लिख सकते हो। ये इसका रासायनिक नाम हो गया, और इसके उपयोग में लिखा रहा हूं आप लोगों को। अगर उपयोग की बात की जाए तो जो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हैं वो आपके हो जाएंगे। एक तो पानी को कीटाणु रहित बनाने में क्या होता है? पानी को कीटाणु रहित, कीटाणु रहित, यानी पानी में जो कीटाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। दूसरा, कपड़े या कागज के उद्योग में, यानी कलर करने में कपड़ा व कागज। ये जो सफेद कलर होता है वो इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो कपड़ा व कागज में, कागज उद्योग। अगर थर्ड इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका क्या हो जाता है? रोगाणु नाशक में, रोगाणु नाशक में। तो ये इसके क्या हो गए? उपयोग। अगर तुमसे ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग पूछे जाए तो आसानी से लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? पानी को कीटाणु रहित बनाने में, या कपड़ा व कागज के उद्योग में कलर करने में, या फिर रोगाणु नाशक के रूप में। और अगर इसके निर्माण की विधि पूछी जाए, अगर कैल्शियम ये
ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है? तो सिंपल सा है, इसे क्या कहते हैं, गर्म क्लोरीन के साथ गर्म करने पर हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या होता है, लिख सकते हो निर्माण विधि, निर्माण विधि। निर्माण विधि में क्या होता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे किसके साथ गर्म करते हैं, Cl2 के साथ, यानी क्लोरीन गैस के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यानी सॉरी, जल बाहर निकल जाता है। जब CaOH वोल्टाइज की रिएक्शन जब Cl2 के साथ कराते हैं तो इधर से तुम्हारा CaO और Cl2 एक साथ आ जाते हैं, और H2O H दो डबल है और ऑक्सीजन मिलकर के बाहर निकल जाते हैं, तो ये हमारा क्या निकल जाता है, जल। तो अगर तुमसे निर्माण की विधि पूछी जाती है तो लिख सकते हो कैल्शियम, इसका नाम भी लिख लो, क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा क्लोरीन। इसे करते क्या है, गर्म करते हैं। तो अब अगर डेफिनेशन भी लिखना चाहोगे तो आसानी से लिख लोगे, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ गर्म करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और जल बनता है। तो आई होप आपकी इसकी निर्माण विधि भी आसानी से लिख सकते हो। तो मैंने जैसा बताया आप लोगों को तीन ही चीजें याद रखनी है, रासायनिक नाम व सूत्र याद रखोगे, उपयोग याद रखोगे, और निर्माण विधि याद रखोगे। आगे देखो, हमसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का सूत्र क्या होता है। अच्छा आप लोग ये बताओ, अब फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किस किस को किया है, यानी जो अपक्रियाएं वगैरह हैं वो किस किस को आती हैं, अपक्रियाओं की पहचान कितने लोग कर सकते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को, प्लीज माइक ऑन करके बताओ। फर्स्ट चैप्टर में जो रिएक्शंस हैं वो अपक्रियाएं जो दी गई हैं, जैसे संयोजन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, ये अपक्रियाएं किस किस को आती हैं, मतलब डेफिनेशन याद ना हो तो पहचान तो पता होगी ये कौन सी रिएक्शन है कौन सी नहीं। हाँ सर, आती है। अच्छा ठीक, एक रिएक्शन जो मैंने अभी लिखी थी ये दोबारा से मैं रिपीट करके लिखता हूँ, और आप इसका बताओ पहचान करके ये कौन सी रिएक्शन है। जैसे मैंने अभी ये रिएक्शन लिखी थी CaOOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, फिर बनेगा हमारा CaOCl2 प्लस H2O। हाँ, इस रिएक्शन को देख के बताओ ये कौन सी रिएक्शन होगी। जैसे हमारे जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं हम, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, तो इस रिएक्शन को पहचान करके बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। प्लीज माइक ऑन करके एक बार बताइए आप लोग। सर बताओ। हाँ ठीक, मतलब आवाज आ रही है ना मेरी आपको। हाँ, आ रही है। बस ये पूछना था, अगर आप लोग, अगर मैं पूछता हूँ आप लोगों को आवाज आ रही है तो आप लोग प्लीज बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है मेरी तरफ से स्क्रीन चलती रहती है, हो सकता है कभी कभार बीच में आपको आवाज आना बंद हो जाए या स्क्रीन शेयर होना बंद हो जाए, तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ सर आपकी आवाज आ रही है और वीडियो शेयर हो रही है। तो देखो मैंने जैसे आप लोगों को रिएक्शन पूछा था, ये रिएक्शन कौन सी है, तो सिंपल सा हमें पहचान ये करना था। इसमें अभिक्रिया में अगर देखोगे तो इधर देखोगे तो हमारे COOH का होल टाइस प्लस Cl2 है, उधर Cl2 प्लस H2O जल निकल रहा है। तो ये अभिक्रिया जो हो रही है वो कैसे होती है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, तो ये कैसी हमारी हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया।
क्योंकि इसमें जब गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या निकलता है हमारा CaO Cl2 + H2O। वैसे अगर पहचान की जाए अपक्रिया की, वियोजन अपक्रिया की, तो वियोजन अपक्रिया होती है जहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, सॉरी, जिसमें एकल पदार्थ मिलकर के अपने ही अलग अलग अणुओं में टूट जाता है, तो वही हमारी क्या होती है, वियोजन अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में देखोगे, जैसे हमारे अपकारक हों AB, और ये रिएक्शन करके जब अलग होते हैं तो A अलग हो जाए, B अलग हो जाए, तो यही हमारे क्या होते हैं, वियोजन अपक्रिया, जैसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय, दूसरी विद्युत, और तीसरी प्रकाश। यानी अगर प्रकाश की उपस्थिति में कोई अपक्रिया अपघटित हो रही है तो उसमें हो जाएगी, और विद्युत की उपस्थिति में तो विद्युत हो जाएगी, प्रकाश की उपस्थिति में तो प्रकाश अपघटन हो जाएगी। तो किसी भी रिएक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो एक बार याद जरूर करें कि ये कौन सी रिएक्शन दी गई है और ये हमें क्या बताती है, क्या नहीं। तो आगे देखो, हम देखते हैं जो हमारा दिया गया है POP। हमसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, इसका हमसे रासायनिक सूत्र पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। अगर इसके POP के रासायनिक सूत्र, तो ये हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट को मैंने जैसे जस्ट ऊपर आप लोगों को बताया, तो इनकी 3 चीजें याद रखनी है, क्या, रासायनिक नाम याद रखना है और रासायनिक सूत्र याद रखना है। तो इसका रासायनिक सूत्र यही हो जाएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O। और दूसरा क्या याद रखना है, रासायनिक सूत्र भी याद रखना है, तो रासायनिक सूत्र इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसके निर्माण की विधि की बात की जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार पूछा जाता है, तो निर्माण विधि लिख लोगे आप, क्या हो जाएगी, निर्माण विधि। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बनाते हैं, तो इसका सिंपल सा है, इसे हम क्या करते हैं, जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो इससे हमारा क्या बनता है, POP का निर्माण होता है। तो लिख भी सकते हो क्या, जिप्सम, जिप्सम को गर्म करके POP बनता। अब जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हो, CaSO4 इंटू 2H2O। ये हमारा क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला। तो मैंने क्या बताया था, जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को लगभग 373 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, POP। जब इसे हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से देखो हमें 2 चीज दिख रही है, ये तो एक तो इधर हमें देखो यहाँ पर H2O दिया गया है, तो पहले सबसे पहले हमें क्या बनाना है, CaSO4 1/2H2O। तो जब इसे हीट करोगे तो क्या निकल के आएगा, CaSO4 इंटू में क्या आ जाएगा, 1/2H2O प्लस 1/2H2O। देखो हमें पता है रिएक्शन का छोड़ो, जैसे हम घर पे भी एग्जांपल के तौर में देखते हैं, हम किसी चीज को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। यानी जैसे किसी कोई पदार्थ ले लीजिए जिसमें क्या हो, जल मिला हुआ हो, पानी मिला हुआ, जब उसे गर्म करेंगे तो उसमें क्या निकलता है, भाप निकलती है। जो भाप होती है वो क्या होती है, जल के रूप में निकलती है। तो ऐसे ही हमारा क्या था, CaSO4 20H2O, सॉरी, इंटू 2H2O। जब इसके साथ जल है, जब इसे हम गर्म करेंगे 273 केल्विन पर, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या निकलेगा, जल की मात्रा ही तो निकलेगी। तो इसमें जल 2 अणुओं में था, 2 था ना, तो ये आधा आधा निकल जाता है, एक तो आ जाता है CaSO4 के साथ, दूसरा 1/2 करके H2O बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम किसका निर्माण करते हैं, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का निर्माण होता है। तो इसका जिप्सम का फॉर्मूला याद रखोगे, CaSO4 इंटू 2H2O। अगर जिप्सम के
प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण उपयोग की बात की जाए तो उपयोग आप लोगों को याद भी होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में करते हैं? एक तो सिंपल सा हमने देखा, सिंपल सा हमें पता है, घरों में हम पीओपी करते हैं, घरों में यूज किया जाता है, या सजावटी वस्तुएं वगैरह होगी, मूर्तियां वगैरह बनाने में किया जाता है, या फिर जब लोगों की चोट चोट वगैरह लग जाती है, हड्डियों को जोड़ने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग भी एक दो लिख लीजिए। उपयोग क्या हो जाएंगे? टूटी हड्डियों पर, टूटी हड्डियों पट्टी चढ़ाने के लिए, पट्टी चढ़ाने के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा? मूर्ति बनाने के लिए, सजावटी चीजें या मूर्ति बनाने में। और क्या हो जाएगा? घरों दीवारों की सतह को चिकना करने में, दीवारों की सतह को चिकना करने में। चिकना, तो इसके उपयोग तो नॉर्मल है, हमने डेली बेसिस में देखी भी है। जो मूर्तियां वगैरह बन के आती हैं, सजावटी सामग्री वगैरह जो भी आती है, तो वो किसकी बनती है? पीओपी की। या जब लोगों को हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें भी यूज किया जाता है, या फिर घरों में भी पीओपी वगैरह की जाती है दीवार को चिकना करने के लिए। तो ये बेसिक से इसके क्या उपयोग हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका याद रखिएगा। निर्माण विधि भी इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक सूत्र और नाम, और निर्माण विधि, तो काफी इंपॉर्टेंट, इसे याद करके रखिएगा। आगे हमसे पूछा गया है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि बेकिंग सोडा होता क्या है। अगर बेकिंग सोडा हमें पता होगा तो आसानी से हम उससे पहचान कर लेंगे गर्म करने पर उससे कौन सी गैस बनती है। तो पहले बात की जाए बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। अगर इसके नाम की बात की जाए, रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaSCO3, और नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमसे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। देखो हम गर्म कर रहे हैं किसे? NaHCO3 को गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर तो ये कौन सी अपक्रिया हमारी हो जाएगी? वियोजन अपक्रिया। अगर फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने वियोजन अपक्रिया पढ़ी है तो आप लोग इस रिएक्शन को आसानी से कर पाओगे, क्योंकि गर्म कर रहे हैं तो वियोजन अपक्रिया होती है। और वियोजन अपक्रिया जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऊपर रिपीट करके बताया था, वियोजन अपक्रिया में क्या होता है? जिसमें एक पदार्थ अपने पदार्थों अणुओं में अलग अलग टूट रहा होता है, वो हमारी क्या होती है? वियोजन अपक्रिया। यानी जिसमें अवकारक एक होगा और उत्पाद एक से अधिक होंगे, और वो भी तीन प्रकार की होती है, ऊष्मीय, प्रकाशीय, विद्युत। तो ये गर्म कर रहे हैं तो ये कैसी हो जाएगी हमारी? ऊष्मीय हो जाएगी ना। तो हमें वियोजन अपक्रिया भी करनी है। तो अब देखो कॉमन सिंपल सा NaCO3 दिया गया। अब इसमें से अगर हम निकाल सकते हैं तो क्या निकाल सकते हैं? हमें एक चीज देखो, ऑक्सीजन दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है, या तो हम जल निकाल सकते हैं, दूसरा कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें CO2 निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा हम पहले क्या निकालते हैं? इसमें से CO2। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? H2O। लेकिन कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम आगे क्या लगाएंगे? इधर हम लगा लेते हैं 2। अब हमारे क्या हो जाएंगे? 2NaHCO3। जब ये 2NaHCO3 हो जाएंगे तो देखो हमने क्या निकाला अभी? तो देखो हमने क्या निकाल लिया? अभी तो हमारा CO2 निकल गया और H2O निकल गया, यानी कार्बन इधर आगे 2 लग जाने से कार्बन कितने हो चुके थे? सिंपल 2 हो चुके थे, तो एक तो हमने कार्बन निकाल लिया और हमारे एक कार्बन अभी बाकी है। हाइड्रोजन की बात की जाए, 2 आगे लग गया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन भी हमारे निकल गई, एक ऑक्सीजन निकल गया, और इधर 2 ऑक्सीजन, यानी 3 ऑक्सीजन। आगे 2 लगने से ऑक्सीजन कितने हो गए थे? 6। तो 3 ऑक्सीजन निकल गए। जो हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है? Na2 बचेगा और CO3। तो जो Na2CO3, तो जो हमारा ये जो निकल रहा है
और ये निकल रहा है, ये चीजें निकल रही है। अब हमसे इसमें ये पूछा गया था कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। तो हम देखेंगे इधर हमने बेकिंग सोडा को गर्म किया है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया है तो हमें क्या निकल के आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ये तो जल निकल रहा है और ये Na2CO3 निकल रहा है। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, CO2। तो इसमें जो चीजें हमें याद रखनी थी वो क्या रखना था, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके सूत्र की बात की जाए तो सूत्र क्या हो जाएगा, NaSCO3। और निर्माण की विधि अगर पूछी जाए तो निर्माण की विधि इतनी हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें याद रखना, इसके उपयोग वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसके उपयोग एक बार मैं लिखा देता हूँ, आप लोग उपयोग याद रखना। बात की जाए उपयोग, तो देखो इसका उपयोग किस किस में करते हैं। एक तो देखो सफाई के रूप में क्या हो जाएगा, सफाई पाउडर, सफाई पाउडर। दूसरा क्या हो जाएगा, केक या ब्रेड को फुलाने के रूप में, केक या ब्रेड को फुलाने के लिए, को फुलाने के लिए। अगर तीसरा देखोगे तो इसका एंटासिड, यानी जो एसिड होता है उसे घटाने के रूप में, तो लिख सकते हो एंटासिड, या एसिडिटी घटाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, एसिडिटी घटाने के लिए, घटाने के लिए। उपयोग याद रखना इंपॉर्टेंट है इसके, सफाई पाउडर के रूप में, केक या ब्रेड को फुलाने के लिए, या फिर एसिडिटी घटाने के लिए। आगे हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा पदार्थ केक को फुलाता है। तो जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्या था, बेकिंग सोडा था। इसका सूत्र क्या होता है, NaCO3। तो हमें NaCl दिया गया, ये गलत हो जाएगा, NaCO3 यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का उपयोग में अभी हमने लिखा है किसमें, केक को या ब्रेड को फुलाने के लिए। और बाकी ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दिया गया है, यूनिवर्स इंडिकेटर किसका पता लगाता है। इंडिकेटर दिया गया जो है, यूनिवर्स या प्राकृतिक सूचक की बात की जाए तो इंडिकेटर मतलब क्या होता है, सूचक। क्या होता है, सूचक। तो अगर इससे बात की जाए तो इससे हम किसका पता लगाते हैं, तापमान का, टेम्परेचर तो नहीं नापते हैं। इससे हम क्या नापते हैं, पीएच। पीएच किसका होता है, जैसे अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन। तो ये यूनिवर्स इंडिकेटर से ही हमको पता लगता है। दाब, प्रेशर नहीं नापते, ना ही कलर नापते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीएच। आगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। अगर आप लोगों ने उदासीनीकरण क्रिया पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा क्या बनता है, नहीं पढ़ी हो तो मैं बताता हूँ। उदासीनीकरण अगर होता क्या है, देखो अम्ल व क्षार की अपक्रिया कराने पर लवण व जल बनते हैं, लवण व जल बनते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया, इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो देखो क्या होता है, अम्ल और क्षार, जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, अम्ल की, यानी अम्ल हो गया प्लस क्षार हो गया, तो हमारा क्या बनेगा, लवण व जल। क्या बनेगा, लवण व जल। हमसे पूछा गया था न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है, तो उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या बनता है हमारा,
तो उदासीनी कण में हमारा लवण और जल बनता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लवण व पानी। और ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अम्ल और गैस नहीं बनती है, केवल लवण ये भी गलत है, और केवल पानी ये भी गलत। तो क्या आंसर सी क्या हो जाएगा? लवण और पानी। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे अम्ल को ही एग्जाम्पल में ले लो। अम्ल अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में आप लोगों को बताया था, तो अम्ल हम किसे कहते हैं? जो H पॉजिटिव दे रहे हैं। तो जैसे अम्ल में क्या हो जाएगा हमारा? HCl क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्षार की बात की जाए तो क्षार में डेफिनेशन में क्या होता है? जो NaOH देते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्षार। तो कोई एग्जाम्पल लीजिए, NaOH। अगर OH निगेटिव निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा। अगर H पॉजिटिव निकल रहा है जल में घुलने पर तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल। जब इन दोनों के हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बनेगा? इधर देखोगे Na मिलकर के Cl के साथ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? NaCl प्लस में एक हाइड्रोजन ये और ये ऑक्सीजन, तो क्या निकल के आ जाएगा? H2O। तो सिंपल जो हमने अभी डेफिनेशन में लिखा सेम वही नीचे देखने को भी मिला। HCl यानी अम्ल और क्षार की जब अपक्रिया कराई तो NaCl लवण बन गया और जल बन गया। तो आई होप आपको इसके साथ साथ उदासीनी कण अपक्रिया भी आपको क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या होता है? यानी धुलाई का पाउडर, जिसे हम वॉशिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या होता है? धुलाई का पाउडर यानी वॉशिंग पाउडर। इसके हमसे पूछा गया सूत्र, यानी वॉशिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत्र होता है इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। और इसके अगर रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट डिकाहाइड्रेट। ये इसका क्या हो गया? नाम। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो निर्माण विधि में क्या होता है? इसे बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यह बनाया जाता है। तो निर्माण विधि हो सकता है पूछ ले, तो आप लोग एक बार निर्माण विधि भी समझ लीजिए। निर्माण विधि क्या हो जाएगी? निर्माण विधि, अगर आप लोगों ने कल की क्लास की होंगी तो इन चीजों को मैंने डिटेल से पढ़ाया था। आप तो रिवीजन बेसिस पे हम इसे शॉर्ट में ही पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बिल्कुल क्लियर कराता जाता हूँ। अगर आपने कल की क्लास की हो तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो निर्माण की विधि में क्या होता है? हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं। बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है? आप चाहो तो लिख सकते हो, बेकिंग सोडा को गर्म कर बेकिंग सोडा गर्म को गर्म करके बनाते हैं, गर्म करके बनाते हैं। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट इससे पहले हमने लिखा था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 ये हमारा क्या होता है? बेकिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा वाला ये अभी हमने आप लोगों को ऊपर रिएक्शन कराई हुई थी। ये क्या किया था? गर्म करने पर यानी हीट करने पर, इसे 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो जब इसे गर्म करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? जैसे हमने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, तो क्या निकलेगा? Na2CO3 प्लस में क्या निकल रहा था? हमारा CO2 निकल रहा था और प्लस H2O। ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को अभी ऊपर कराई थी, देखो। शायद इरेज कर दी मैंने आप लोगों को। ये रिएक्शन जस्ट ऊपर कराई थी मैंने कहीं आप लोगों को, इधर था ये था हमारा बेकिंग सोडा।
इसे गर्म करने पर जो प्राप्त होता है सेम चीज ये रिएक्शन में बरकरार है, रिपीट मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इसे जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और CO2 प्राप्त होती है। इसे हम क्या करते हैं, जो हमारा ये निकल के आया Na2CO3, इसे क्या करते हैं हम पानी के साथ मिलाते हैं, इसे Na2CO3 को। जब इसे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा, देखिए Na2CO3, और इसे क्या करते हैं जल के साथ मिलाते हैं यानी H2O के साथ। इधर H2O यानी जल के हम 10 अणु लेते हैं तो जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, और यही हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा यानी बेकिंग वॉशिंग पाउडर होता है। तो इस रिएक्शन में सिंपल सा था, उसमें हुआ क्या है, Na2CO3 को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये जल के साथ विघटित यानी घुलित हो जाता है, और ये हमारी संयोजन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, तो मैंने अभी आप लोगों को रिपीट करके बताया था, जब भी हम अपक्रिया पढ़ते हैं तो अपक्रिया को माइंड में एक बार ये जरूर रिपीट कर लेते हैं कि कौन सी अपक्रिया है। तो इधर देखोगे तुम्हारा ये क्या है, अपकारक है ये वाला, तो इसमें एक अपकारक दिया है, दूसरा ये दिया गया, ऐसे समझ लो ए दिया गया और ये बी दिया गया, और इधर ये मिला के एक साथ हो गया तो ये क्या हो गया हमारा ए बी। और हमारी संयोजन अपक्रिया क्या कहती है, जब जहां दो या दो से अधिक अपकारक, तो अपकारक दो गए, दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर के एकल पदार्थ, ये कैसा, ये भी एकल पदार्थ, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वहां कौन सी अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया। तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया हो गई, संयोजन, याद रखना था। आगे देखोगे, किसका उपयोग जल को मुलायम बनाने में किया जाता है, तो जैसे अभी हम पढ़ रहे थे क्या था ये हमारा बेकिंग वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर का इसके उपयोग की बात की जाए तो उपयोग मैंने आप लोगों को लिखाना भूल गया, मैं नीचे लिखाता हूँ आपको, इसके उपयोग भी लिख लीजिए, उपयोग, उपयोग में क्या हो जाएगा, कपड़े धोने में, कपड़े धोने में, भाई जैसा इसका नाम ही है बेकिंग सोडा यानी वॉशिंग पाउडर, तो फर्स्ट हो जाएगा कपड़े धोने में, दूसरा हो जाएगा घरेलू सफाई में, घरेलू सफाई में, थर्ड हो जाएगा साबुन और कागज उद्योग में, साबुन और कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। ये उपयोग हुए किसके, वॉशिंग पाउडर के यानी बेकिंग सोडा के, सॉरी वॉशिंग पाउडर के, वॉशिंग सोडा के, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया था किसका उपयोग जल को मुलायम बनाने में किया जाता है, तो इसका ही देखो मैं एक पॉइंट लिखाना भूल गया, इसे भी इसी में नोट कर लीजिए, फोर्थ पॉइंट, जल को मुलायम बनाने में, जल को मुलायम बनाने में, मुलायम बनाने में, तो ये इसका उपयोग है। तो जल को मुलायम कौन बनाता है, हमारा वॉशिंग पाउडर, और वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा Na2CO3 10H2, और इसके नाम की बात किया तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में पीओपी पानी के साथ मिलकर के क्या बनाता है, तो जस्ट अभी हम पीओपी के ऊपर पढ़ के आए थे, तो पीओपी जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो पीओपी हमारा बनाता क्या है, देखो पीओपी के, अगर पीओपी को साथ अगर हम जल का निर्माण कराते हैं, जल को मिलाते हैं पीओपी के साथ, तो हमारा क्या बनता है, जिप्सम बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्या, जिप्सम, क्योंकि जिप्सम को गर्म करके हम क्या बनाते हैं, पीओपी बनाते हैं, और पीओपी को अगर पीओपी के साथ अगर हम जल मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जिप्सम। अब जिप्सम का अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद ऊपर लिखा है, तो अगर नहीं याद तो फिर से लिख लीजिए, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O।
अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो उपयोग में क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीमेंट उद्योगों में किया जाता है, सीमेंट उद्योगों में। दूसरा क्या हो जाएगा, पीओपी के निर्माण में, पीओपी भी तो हम इसी से बनाते हैं जिप्सम को गर्म करके। और थर्ड हो जाएगा उर्वरक के रूप में। उर्वरक से मतलब क्या हो, जैसे जो बंजर भूमि होती है हमारे यहाँ, जैसे ऊसर भूमि बोलते हैं, उससे अगर उपजाऊ बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का। तो किसका निर्माण करते हैं, पीओपी का निर्माण। पीओपी के पानी को मिला करते हैं, अगर पानी पीओपी में अगर पानी के साथ मिलाओगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम। तो आज का टाइम क्लास थोड़ी डिले हो गई थी, कुछ लेट स्टार्ट भी, और लगभग 7:55 हो रही, लगभग 1 घंटा होने वाला है। टाइमिंग होती है 1 घंटे के बाद क्लास अपने आप ऑफ हो जाती है, तो हम कुछ टाइम, लगभग अभी 5 मिनट है, तो इस क्लास को पढ़ाना यहीं पर बंद करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहते हैं तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। आप लोगों को आवाज आ रही है, प्लीज माइक ऑन कीजिए आप लोग सभी अपने। हाँ आ रही है सर। अच्छा, जो भी पढ़ाया अभी मैंने आप लोगों को समझ में आया। हाँ सर। देखो क्या होता है, कल की क्लास मैंने डिटेल से पढ़ाया था, जो भी जैसे ये हमारे जो पीओपी था, वॉशिंग पाउडर था या ब्लीचिंग पाउडर था, ये कल मैंने डिटेल से पढ़ाए थे। हालांकि हम एमसीक्यू के साथ, एमसीक्यू जो करा रहे हैं इनके साथ भी हम आप लोगों को रिवीजन कराते हैं, जिससे क्या हो, आप लोगों का फिर से अच्छे से रिवीजन हो सके। तो अगर आप लोगों ने अगर पहले जैसे फर्स्ट क्लास करके आए होते तो आप लोगों को इतना दिक्कत नहीं होती है। हो सकता है कि अगर चीजें दिक्कत भी आ रही होंगी तो इसकी वजह ये है कि कल वाली आप लोगों ने क्लास नहीं की है। तो अगर डेली क्लास करते रहोगे तो आगे जो भी होगा आपको अच्छे से समझ में भी आता रहेगा। हालांकि मैंने चीजों को बेसिक से ही समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो चीजें तो आप लोग ऑलरेडी पूरा सब कुछ सिलेबस पढ़ चुके हो, यहाँ से आपको क्या करना है, रिवीजन हो जाएगा, जो भी चीजें हैं अच्छे से रिवीजन हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम तो बचता नहीं कि सब चीजों को हम एक साथ कर सकें। तो जो भी पढ़ा आप लोगों को सब क्लियर है बेटा। हाँ सर। कोई डाउट है आप लोगों का, कुछ पूछना चाहोगे आप लोग। नहीं सर। चलो ठीक, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, अगर आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। और इस क्लास के खत्म होने के बाद ये वाला नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इसी में मिल जाएगा, जिससे क्या हो, जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं एक बार से फिर से इन्हें पढ़ सको। इट इज सेम टू सेम, जो मैंने इस पीडीएफ पर जो भी लिखा है सेम टू सेम आपको ऐसा ही मिल जाएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो चीजें क्लियर होती जाएं। जैसे कुछ चीजें हो जाएंगी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं, यहाँ हमसे पूछा गया था अम्ल क्या है, तो साथ में मैंने अम्ल की डेफिनेशन भी लिख दी है, जिससे रिवीजन करो, इस पीडीएफ को पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाए। इधर देखोगे हमसे पूछा गया था नींबू का पीएच कितना होता है, तो साथ में मैंने पूरा टेबल ही बना दी थी, जिससे आप पहचान कर सको कि अगर 0 से 7 तक दिए कोई भी पदार्थ दिया जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, अम्ल। 7 से 14 के बीच में दिया जाएगा तो क्षार हो जाएगा, और 7 पे होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। इस हिसाब से मैंने आप लोगों को सब कुछ आ, बता के रखा था, मतलब पीडीएफ के साथ साथ चीजें हमने लिख दी हैं। तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप दोबारा पढ़ना चाहो तो रिवीजन भी अच्छे से कर सकोगे। तो चलिए, आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं है तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।